This is the part 2 of the video for class 12 chapter number 16 environmental issues. So अभी हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोलिंग व्हीकुलर एयर पोल्यूशन और इससे पहले का पोर्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो व्हीकुलर जो पोल्यूशन व्हीकल से जो पोल्यूशन होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो हम देखते हैं। तो इसमें केस स्टडी ली गई है दिल्ली की केस स्टडी ली गई है और इसमें बताया गया कि दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल था वो बहुत ज़्यादा था, है तो अब भी ज़्यादा ही, लेकिन इस केस स्टडी में 1990s की बात की गई है। दिल्ली के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने व्हीकल्स हैं। व्हीकल्स जितने गुजरात स्टेट और वेस्ट बंगाल स्टेट के दोनों स्टेट्स के व्हीकल्स को मिला के उससे भी ज़्यादा व्हीकल्स हैं दिल्ली में। So a case study of Delhi with its very large population of vehicular traffic, Delhi leads the country in its level of air pollution. It has more cars than the state of Gujarat and West Bengal put together. So Delhi leads the country in the level of air pollution. देश में सबसे ज़्यादा air pollution दिल्ली में है। In 1990s में दिल्ली जो है it was ranked fourth, इसका fourth rank था among 41 most polluted countries of the world में। एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम जो है इंडिया में इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी कि PIL दाखिल करना पड़ा, PIL फाइल करना पड़ा। PIL इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल हुआ PIL। आफ्टर बीइंग सेंशर्ड वेरी स्ट्रांगली बाय द सुप्रीम, अब सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया इस तरफ और उन्होंने उनके डायरेक्टिव्स के अंदर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू टेक, गवर्नमेंट को क्या लेने के लिए कहा गया कि एक छोटे समय के अंदर ही अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाएं, कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाएं जिससे कि पोल्यूशन कम हो। फॉर एग्जांपल स्विचिंग ओवर द एंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट इज बसेस फ्रॉम डीजल टू CNG। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत जल्दी समय के अंदर सारा का सारा जो आपका ट्रांसपोर्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो CNG में कन्वर्ट होना चाहिए, जो डीजल की जो बसेस है वो CNG में कन्वर्ट होनी चाहिए। All the buses of Delhi were converted to run on CNG by the end of 2002। 2000 ईयर आपको याद रखना है, ईयर 2002 के एंड तक सारी जो बसेस हैं वो CNG बसेस में कन्वर्ट हो गई। क्यों? बिकॉज CNG इज अ बेटर फ्यूल दैन डीजल। ओके, अब देखते हैं CNG क्यों बेटर है डीजल से। फर्स्ट ऑफ ऑल CNG इट बर्न्स मोर एफिशिएंटली, पूरा कंप्लीटली बर्न होता है, CNG एफिशिएंटली बर्न होता है, पोल्यूशन कम होता है CNG की बर्निंग से। अनलाइक पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल जब बर्न होते हैं तो उसमें अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन CNG कंप्लीटली बर्न होता है, एफिशिएंटली बर्न होता है और उससे ज्यादा पोल्यूटेंट्स भी प्रोड्यूस नहीं होते हैं। दिस वाज द फर्स्ट रीजन व्हाई CNG इज प्रेफर्ड ओवर पेट्रोल एंड डीजल। CNG is cheaper, CNG cheap होता है in comparison to petrol and diesel and it cannot be siphoned off by the thieves, thieves उसको चुरा नहीं सकते and उसमें adulteration भी नहीं किया जा सकता। जैसे पेट्रोल में मिलावट हो जाती है, डीजल में मिलावट होती है, उस तरह से CNG में adulteration नहीं हो सकता है। The main problem with switching over to CNG, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी CNG में कन्वर्शन की वो ये थी कि laying down pipelines to deliver CNG it was a problem, कि पाइपलाइन जो CNG की जो पाइपलाइंस बिछाने का जो काम है वो एक मुश्किल काम था। So the main problem with switching over to CNG is the difficulty of laying down pipelines to deliver CNG through distribution points or pumps and ensuring uninterrupted supply। ये इंश्योर करना कि CNG की जो सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड होती रहे, प्लस CNG की पाइपलाइंस को बिछाना, ये मेन प्रॉब्लम है अगर हम CNG यूज अगर हम कर रहे हैं, अगर हम स्विच कर रहे हैं पेट्रोल से CNG पे। साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टेप्स टेकन इन दिल्ली, इसके साथ साथ एक तो पहला तो CNG सारे जो व्हीकल्स हैं वो CNG में कन्वर्ट हुए, प्लस इसके अलावा दिल्ली ने और भी मेजर्स अपनाए, और भी तरीके अपनाए जिससे कि दिल्ली का पोल्यूशन कम हो पाया। सबसे पहला था फेजिंग आउट ओल्ड व्हीकल, जो ओल्ड व्हीकल्स थे जिनमें ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं उनको फेज आउट करना, मतलब उनको रिमूव करना। दूसरा था यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, जो पेट्रोल अनलेडेड पेट्रोल अगर प्रेजेंट होगा
लेड के अंदर, तो वो हार्मफुल होता है, ज्यादा पोल्यूशन कॉज करता है, तो इसलिए लेड फ्री पेट्रोल यूज किया गया, यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल या लेड फ्री पेट्रोल, क्योंकि लेड फ्री पेट्रोल जो होता है वो कम पोल्यूशन कॉज करता है। थर्ड तरीका था यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, ऐसा पेट्रोल और ऐसा डीजल यूज किया जाए जिसमें सल्फर की क्वांटिटी कम हो। यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स, व्हीकल्स के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाए गए, अभी कैटालिटिक कन्वर्टर्स हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो कैटालिटिक कन्वर्टर से पोल्यूशन कम होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स, व्हीकल्स के लिए एयर पोल्यूशन को नॉर्म्स बनाए गए, स्ट्रिंजेंट मतलब सख्त कानून बनाए गए जिससे कि व्हीकल्स का पोल्यूशन कम हो सके। The government of India, through a new auto fuel policy, has laid out a roadmap to cut down vehicular pollution in Indian cities. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी बनाई जिससे कि व्हीकुलर पोल्यूशन कम हो सके। स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर फ्यूल्स बनाए गए, स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर फ्यूल मतलब फ्यूल के लिए सख्त कानून बनाए गए, क्योंकि फ्यूल जो है वो भी रिड्यूस मीन्स स्टेडिली रिड्यूसिंग द सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट्स, मतलब पेट्रोल और डीजल के अंदर जो सल्फर का कंटेंट है और एरोमेटिक कंटेंट है उसको कम किया जा सके, इसलिए स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स बनाए गए फ्यूल्स के लिए। यूरो 3 नॉर्म, अब दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूरो 3 नॉर्म्स, फॉर एग्जांपल, इट स्टिपुलेट दैट सल्फर बी कंट्रोल्ड एट 350 ppm in diesel and 150 ppm in petrol। तो यूरो 3 नॉर्म के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो सल्फर की क्वांटिटी है पेट्रोल में और डीजल में वो कम की जाए। कितनी? डीजल के अंदर 350 पार्ट्स पर मिलियन होने चाहिए मैक्सिमम, और इसमें पेट्रोल में 150, मैक्सिमम 150, उससे कम ही रखा जाए सल्फर की क्वांटिटी को। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी कंटेन्ड एट 42%। एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स है वो उनकी क्वांटिटी सिर्फ 42% ही होनी चाहिए। द गोल अकॉर्डिंग टू रोड मैप इज टू रिड्यूस, आखिरकार इसका फायदा क्या है? इससे रिड्यूस होगा सल्फर टू 50 ppm इन पेट्रोल एंड डीजल एंड ब्रिंग डाउन द लेवल टू 35%। ठीक है, इससे लेवल जो है सल्फर का जो लेवल है वो 35% तक आ जाएगा, अगर ये ध्यान रखा जाए कि सल्फर डीजल के अंदर सल्फर और पेट्रोल के अंदर सल्फर की क्वांटिटी अगर कम की जाए। कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फ्यूल, व्हीकल इंजन्स विल ऑल्सो नीड टू बी अपग्रेडेड। अब व्हीकल के इंजन्स जो है उनको भी अपग्रेड करना है, उनको भी अपग्रेड करना चाहिए, मतलब बेटर जो एफिशिएंट जो इंजन्स हैं वो यूज होने चाहिए। मास एमिशन स्टैंडर्ड्स भारत स्टेज 2 विच इज इक्विवेलेंट टू यूरो 2 नॉर्म आर नो मोर एप्लीकेबल इन एनी ऑफ द सिटीज। अब देखिए यूरो 2 नॉर्म्स वो अभी कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है इंडिया के किसी भी सिटीज में। अब ये क्या होते हैं यूरो 3 जो भारत स्टेज 2 नॉर्म्स, यूरो 2 नॉर्म्स क्या होते हैं अभी देखते हैं। डिटेल्स ऑफ द लेटेस्ट मास एमिशन स्टैंडर्ड इट इज शोन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखिए टेबल, इट शोज मास एमिशन स्टैंडर्ड। इंडिया में मास एमिशन स्टैंडर्ड क्या क्या है। टाइप ऑफ व्हीकल, अगर एक 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर पे के लिए नॉर्म्स है वो है भारत स्टेज 4। ये सिटीज जहां पे इंप्लीमेंट किया गया है वो है थ्रू आउट द कंट्री सिंस अप्रैल 2017। 3 व्हीलर व्हीकल्स के लिए भारत स्टेज 4 नॉर्म्स है और ये थ्रू आउट द कंट्री इंप्लीमेंट किया गया सिंस अप्रैल 2017। 2 व्हीलर के लिए भारत स्टेज 4 नॉर्म्स है जो थ्रू आउट द कंट्री सिंस अप्रैल 2017 इंप्लीमेंट किया गया है। थैंक्स टू द एफर्ट्स मेड बाय द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड। ये जो सारे जो एफर्ट्स किए गए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उससे दिल्ली का जो पॉपुलेशन है दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है वो कम हुआ है। According to an estimate, a substantial fall in CO2 and SO2 level has been found in Delhi between 1997 and 2005. So इन सारे जो मैंने डिस्कस किए अभी सारे जो रूल्स बनाए गए प्लस उसके अलावा जो जो मेजर्स लिए गए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा,
तो उससे दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन की लेवल वो कम हुई 1997 और 2005 के बीच में। और बेसिकली कौन से दो हार्मफुल सब्सटेंसेस की क्वांटिटी कम हुई, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखते हैं वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर का पोल्यूशन, वाटर के अंदर अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस या अनडिजायरेबल सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है तो इट कंट्रीब्यूट्स टू वाटर पोल्यूशन। और वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग पर्पस के लिए वाटर को यूज करते हैं, और जो वेस्ट वाटर होता है उसको वापस नदियों में ही बहा दिया जाता है। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जो फार्म्स है, लॉन्स है, गोल्फ कोर्सेज वगैरह है, वहाँ फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, वो सारे बह के वॉश ऑफ होके कहाँ आते हैं? वो सारे रिवर में आते हैं। रेजिडेंशियल कॉलोनीज वगैरह है, चाहे वो अर्बन हो या रूरल एरियाज में हो, उनका जितना भी वेस्ट है वो सारा रिवर्स में आता है। प्लस जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो सॉइल इरोजन होता है वो सारा इरोडेड सॉइल जो है वो भी वाटर में आता है। माइंस है, अगर वहां से एसिड का अगर ड्रेनेज है वो भी वाटर में आ रहा है। वाटर के अंदर अगर कोई ऑयल टैंकर अगर जा रहा है किसी ओशन में तो वहां से ऑयल स्पिल हुई तो ये भी वाटर को पोल्यूट कर रहा है। प्लस इंडस्ट्रीज के जो टॉक्सिक केमिकल्स है, टॉक्सिक वेस्ट जो है वो भी वाटर के अंदर आ रहा है। उसके अलावा एनिमल फीड लॉट्स, एनिमल वेस्ट भी वाटर के अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका वेस्ट भी वाटर के अंदर आ रहा है। हालांकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो है सीवेज को ट्रीट करके उसको लेस टॉक्सिक बनाया जाता है, लेस हार्मफुल बनाया जाता है। सो ये सारे आपने देखे डिफरेंट तरीके जिससे कि एयर जिससे कि वाटर के अंदर पोल्यूशन कॉज हो रहा है। सो ह्यूमन बीइंग्स have been abusing the water bodies around the world by disposing them into all kinds of waste। कैसा भी वेस्ट हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कैसा भी वेस्ट हो, वो सारा बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेटली वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है। We tend to believe that water can wash away everything, not taking cognizance of the fact that the water bodies are our lifeline as well as that of all other living organism। हम क्या करते हैं? हम ये सोचते हैं कि वाटर जो है वो हर चीज को वॉश ऑफ कर लेगा, लेकिन हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं कि वाटर हमारी लाइफ लाइन है, हमारी ही नहीं बल्कि बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी लाइफ लाइन है। कैन यू लिस्ट व्हाट ऑल वी टेंड टू ट्राई एंड वॉश अवे थ्रू द रिवर्स? आप सोच सकते हैं हम क्या क्या रिवर्स के अंदर या ड्रेन्स के अंदर डाल देते हैं? एवरीथिंग ब्लाइंडली वी जस्ट पुट इट इनटू द वेस्ट वाटर। सो इन सारी एक्टिविटीज की वजह से पॉन्ड में वाटर का पोल्यूशन हुआ है, लेक्स में, स्ट्रीम्स, रिवर्स, एस्चुरीज, ओशंस, इन ये सारी जो वाटर बॉडीज है ये सारी पोल्यूटेड हुई है इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सेवरल क्या? इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द पोल्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज हैज टेकन प्लेस। Realizing the importance of maintenance and cleanliness of the water body। अब जो वाटर बॉडीज है उनको क्लीन होना चाहिए, इस चीज की इंपॉर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया जिसको हम कहते हैं वाटर एक्ट। कब पास किया? 1974 में। इसको हम वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 भी कहते हैं, और ये हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है इनको सेफ गार्ड करने के लिए पास किया गया। अब देखते हैं डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। डोमेस्टिक सीवेज क्या होता है? जो हमारा घरों से निकलने वाला जो सीवेज है, जो वेस्ट वाटर है, दैट इज डोमेस्टिक सीवेज। एंड इंडस्ट्रीज से इफ्लुएंस मतलब इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो टॉक्सिक वेस्ट वाटर है, दैट इज द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। So as we work with water in our homes in the cities and towns, we wash everything into drains। हम सब कुछ चाहे कपड़े धोना हो या कुछ भी है या बर्तन धोना है या किसी चीज की सफाई है, सारा का सारा जो वेस्ट वाटर है वो ड्रेन में जाता है। आपने कभी सोचा है कि ड्रेन का वाटर, ये सीवेज का वाटर फिर कहाँ जाता है? देखिए विलेजेस, कुछ प्लेसेस में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहां पे सीवेज को ट्रीट किया जाता है और उसको लेस टॉक्सिक बना के तब रिवर्स में डाला जाता है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिटेल में एक जो चैप्टर है आपका प्रीवियस चैप्टर उसमें कवर ऑलरेडी किया जा चुका है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो वेस्ट है उसको लेस टॉक्सिक बना के फिर उसको रिवर में भेजा जाता है।
Is the sewage treated before being transported to the nearest river and mixed with it? क्या सीवेज को ट्रीट किया जाता है? सीवेज को ट्रीट किया जाता है उन जगहों पे जहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है, अदरवाइज तो सीवेज डायरेक्टली रिवर से जाके मिल जाता है. A mere 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use. अगर वाटर के अंदर 0.5% भी impurities अगर प्रेजेंट है, डोमेस्टिक सीवेज अगर 0.1% भी अगर प्रेजेंट है, तो वो वाटर ह्यूमन यूज के लिए फिट नहीं है. सॉलिड्स आर रिलेटिवली इजी टू रिमूव. अगर वेस्ट वाटर जो है, वेस्ट वाटर के अंदर अगर सॉलिड प्रेजेंट होते हैं तो वो तो इजीली रिमूव किए जा सकते हैं, लेकिन जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स सच एज नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक मेटल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं. ये ग्राफ से बताने की भी कोशिश की गई है. वाटर की क्वांटिटी 100% में से अगर 0.1% भी अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो ये वाटर जो है अनफिट हो जाता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए. कौन कौन सी इम्प्योरिटीज हो सकती है? सस्पेंडेड सॉलिड्स जैसे कि सैंड हो, सिल्ट हो या क्ले हो. कोई कोलाइडल मटेरियल अगर है जैसे कि फीकल मैटर, एक्सक्रीटा वी कैन से, और बैक्टीरिया है, क्लॉथ है, पेपर वगैरह अगर प्रेजेंट है. उसके अलावा डिसॉल्व्ड मटेरियल्स जैसे कि नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम. तो ये सारे सब्सटेंसेस अगर वाटर में प्रेजेंट है, वेस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो वेस्ट वाटर बिकम्स अनफिट. वेस्ट वाटर अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए. डोमेस्टिक, अब एक ना मैं आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ, ग्राफ से आप समझने की कोशिश कीजिए. बीओडी का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं. बीओडी क्या होता है? बीओडी इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो एक्चुअली एक वाटर बॉडी के अंदर जितने ज्यादा पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड, उतनी ऑक्सीजन उसमें कम होगी और ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी. तो जितनी ज्यादा पोल्यूशन, जितना ज्यादा पोल्यूशन उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड, या हम कह सकते हैं उतना ही ज्यादा बीओडी. और जितना कम पोल्यूशन उतना कम बीओडी. अब देखिए इसमें ये आपको यहाँ पे इस ग्राफ में आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपको दिखाया गया है. सीवेज डिस्चार्ज, सीवेज इस पॉइंट से सीवेज को डिस्चार्ज किया गया, सीवेज को डिस्चार्ज किया गया और ये डायरेक्शन है फ्लो ऑफ सीवेज का. ये डायरेक्शन दिखाया गया है इस तरह यहाँ से डिस्चार्ज होके जो सीवेज है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है. और वाई एक्सिस पे आपको कॉन्सेंट्रेशन दिखाया गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली यहाँ पे बताया गया है. तो जब वाटर सीवेज का डिस्चार्ज होगा उस टाइम पे देखो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पहले ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही सीवेज का डिस्चार्ज हुआ तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ड्रॉप हो गई, एकदम ड्रॉप हो गई. और फिर वो धीरे धीरे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर के अंदर. और जिस पॉइंट पे सीवेज का डिस्चार्ज हुआ है उस पॉइंट पे जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड थी उससे पहले तो कम थी, लेकिन जैसे ही सीवेज का डिस्चार्ज हुआ तो ऑक्सीजन की कमी होने लगी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई. जहां कमी होगी वहीं तो डिमांड ज्यादा होगी. तो ऑक्सीजन की कमी हुई यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की डिमांड यहाँ बढ़ गई. तो इस तरह ये देख रहे हैं हम ग्राफ से कि रैपिडली बीओडी इंक्रीज हो रहा है. बीओडी मतलब रैपिडली ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो रही है और फिर वो धीरे धीरे कम होगी जैसे 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 वाटर बॉडी लेस पोल्यूटेड होगी. तो यहाँ पे वाटर बॉडी मोर पोल्यूटेड है और यहाँ पे लेस पोल्यूटेड है. तो मोर पोल्यूटेड वाटर बॉडी के अंदर बीओडी ज्यादा है क्योंकि वहां पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है. और जैसे कि लेस पोल्यूटेड होगी वाटर बॉडी तब उसमें थोड़ा ऑक्सीजन बढ़ेगा. तो ऑक्सीजन अगर बढ़ेगा तो बीओडी कम हो जाएगा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीओडी एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. अच्छा, इस चीज को भी, ये चीज भी यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा उतना ही ज्यादा बीओडी होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी की. और जब पोल्यूशन कम होगा तो डिमांड ऑक्सीजन की भी कम होगी. सो डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरीली कंटेन्स, जो हमारा जो डोमेस्टिक सीवेज है, जो घर से निकलने वाला जो सीवेज है, उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रेजेंट होता है, जो डिकम्पोज हो जाता है क्योंकि उसके अंदर सीवेज के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन कर देते हैं और सीवेज का कुछ कंपोनेंट वो कंज्यूम कर लेते हैं.
It is possible to estimate the amount of biodegradable organic matter in sewage water by measuring BOD. तो अगर हमें किसी भी वाटर बॉडी का ये पता लगाना है कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर उसमें कितना प्रेजेंट है, तो वो हम पता लगा सकते हैं उसका बीओडी, उस वाटर बॉडी का बीओडी जानकर। ठीक है, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को जानकर। In the chapter on microorganism, you have read about the relation between BOD, microorganism and amount of biodegradable matter. ये हम previous chapter में cover कर चुके हैं, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि एक water body के अंदर जितने ज़्यादा pollution present होगा, जितने ज़्यादा polluted होगी वो, जितना ज़्यादा उसके अंदर biodegradable matter present होगा, उतने ज़्यादा microorganism होंगे, उतना कम ऑक्सीजन होगा और उतनी ही ज़्यादा BOD होगी। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, more pollution मोर बीओडी। पोल्यूशन ज्यादा है तो ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी, और लेस अगर पोल्यूटेड वाटर बॉडी है उसके अंदर लेस बायोडिग्रेडेबल मैटर प्रेजेंट है तो उसका जो बीओडी है वो भी कम होगा। सो ये डायग्राम हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। अब हम आगे बात करते हैं एल्गल ब्लूम की। ये देखिए डायग्राम, दिस इज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है कि जब एक पोल्यूटेड वाटर बॉडी होती है और उस वाटर बॉडी के अंदर जो नाइट्रेट्स है, सल्फेट्स है और फॉस्फेट्स है, तो इनकी वजह से क्या होता है, जो एल्गी है वो ग्रो करती है, उस वाटर बॉडी के अंदर एल्गी ग्रो करती है और वो फॉर्म करती है एल्गल ब्लूम। और ये एक वाटर बॉडी के ऊपर जब ये एल्गी ग्रो कर रही है, इट इंडिकेट्स दैट वाटर बॉडी इज पोल्यूटेड। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स involved in biodegradation of organic matter in the receiving water body consume a lot of oxygen, and as a result there is a sharp decline in the dissolved oxygen downstream from point of sewage discharge। ये जो ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उस ग्राफ का ही ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ग्राफ में आपको बताया गया था कि जब सीवेज डिस्चार्ज होता है उस पॉइंट पे क्या होता है, जो वाटर बॉडी होती है उसके अंदर जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ देखिए, सीवेज जिस टाइम पे डिस्चार्ज होता है उस टाइम पे जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी और बीओडी इंक्रीज हो जाएगी। दिस कॉजेस मोर्टालिटी। अब ऑब्वियस सी बात है, एक वाटर बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन कम हो गई तो क्या होगा, उसके अंदर जो रहने वाली जो फिशेज हैं वो बढ़ जाएंगी। सो दिस कॉजेस मोर्टालिटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रीचर्स। सो प्रेजेंस ऑफ, अगर वाटर बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अगर प्रेजेंट है तो उससे एल्गी की ग्रोथ ज्यादा होगी। और ये न्यूट्रिएंट्स आए कहाँ से, न्यूट्रिएंट्स आए सीवेज से, इंडस्ट्रीज के वेस्ट से जिसमें नाइट्रेट, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स प्रेजेंट है। तो ये न्यूट्रिएंट जब वाटर बॉडी के अंदर आए उससे रैपिडली एल्गी ग्रो होगी, रैपिडली उसमें जो एल्गी है वो उसकी ग्रोथ होगी और फिशेस वगैरह की डेथ होगी। सो इसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। और एल्गल ब्लूम की वजह से वाटर बॉडी का अलग ही कलर हो जाता है। जैसे ग्रीन एल्गी है तो वाटर बॉडी का जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है। एल्गल ब्लूम क्या करते हैं, एक्चुअली वो डिटीरियोरेट करते हैं, वाटर की जो क्वालिटी है उसको डिटीरियोरेट, उसको खराब करते हैं और फिशेस की डेथ हो जाती है एल्गल ब्लूम की वजह से। और कुछ एल्गल ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी तो टॉक्सिक होती है ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के लिए भी। अच्छा, अब उसके बाद ये एक और केस हम डिस्कस करते हैं। ये फ्लावर्स आपने देखे होंगे, जब कोई वाटर बॉडी अगर होती है उसके अंदर इस शेप की लीव्स उसमें प्रेजेंट होती हैं और ये मोव कलर के, पर्पल कलर के ब्यूटीफुल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। इस फ्लावर का नाम होता है आइकॉर्निया क्रासिपिस। ठीक है, ये फ्लावर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में क्योंकि इसके जो फ्लावर्स थे दे वर वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन ये इसने एक हैवॉक क्रिएट किया। मतलब जिस वाटर बॉडी में भी ये प्लांट ग्रो करता था वहां पे ये बहुत रैपिडली पूरे वाटर बॉडी में फैल जाता था और फिर ये वहां उसकी ऑक्सीजन को कंज्यूम करता था, न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करता था और जो
उसके अंदर रहने वाली जो फिशेस वगैरह हैं उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि उनको इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था। तो इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि ये बंगाल में बहुत रैपिडली ग्रो हुआ था ये वाला प्लांट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। इस प्लांट का नाम है आइकॉर्निया क्रासिपस। So beautiful mauve colored flowers found on very appealingly shaped floating plants in water bodies। ये mauve कलर के flowers मिलते हैं, beautiful flowers हैं, beautiful इसकी leaves होती हैं। These were introduced in India because of their lovely flowers, but they created havoc। उन्होंने आतंक मचा दिया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वाटर बॉडीज को ब्लॉक कर दिया था। वो बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट ग्रो करता है ये प्लांट, और इसको मतलब इसको इतनी जल्दी रिमूव भी नहीं कर पाते हम जितनी जल्दी ये ग्रो कर जाता है। ये जो प्लांट्स हैं इसका नाम है वाटर हाइसिंथ, साइंटिफिक नेम है आइकॉर्निया क्रासिपस, और ये वर्ल्ड का मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड है। एक्वेटिक पानी में पाया जाने वाला वीड सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड है। इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। दे ग्रो अबंडेंटली इन यूट्रोफिक वाटर बॉडीज। ये यूट्रोफिक वाटर बॉडीज में रैपिडली ग्रो करता है। यूट्रोफिक वाटर बॉडी मतलब वो वाटर बॉडी जो पोल्यूटेड है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट ज्यादा प्रेजेंट है। इसको इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि अगर कोई यूट्रोफिक वाटर बॉडी है, इसका मतलब कि वो वाटर बॉडी बहुत पोल्यूटेड है, और अगर पोल्यूटेड है इसका मतलब उसमें नाइट्रेट्स भी आए होंगे इंडस्ट्रीज से, सल्फेट्स भी आए होंगे, फॉस्फेट्स भी आए होंगे, तो ये न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है। जितना ज्यादा ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा वो वाटर बॉडी पोल्यूटेड होगी, और ऐसी वाटर बॉडी को हम यूट्रोफिक वाटर बॉडी कहते हैं। तो ये प्लांट जो होता है ये यूट्रोफिक वाटर बॉडी में अबंडेंटली ग्रो करता है, और इट लीड्स टू इम्बैलेंस इन इकोलॉजिकल डायनामिक्स ऑफ वाटर बॉडी। और जो वाटर बॉडी है उसमें वो इम्बैलेंस कॉज करता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऑक्सीजन को कम कर देता है, फिशेस की डेथ हो जाती है, न्यूट्रिएंट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। फिर जब ये जो प्लांट है इसका डेथ एंड डीके होगा तो फिर ऑर्गेनिक मैटर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा वाटर बॉडी में, और इस तरह से वाटर बॉडी की एजिंग भी हो जाती है। एजिंग मतलब वो वाटर बॉडी बूढ़ी होने लगती है, ओके, एजिंग होने लगती है उसकी। सीवेज फ्रॉम आवर होम्स, हमारे घरों से निकलने वाला जो सीवेज है प्लस हॉस्पिटल का जो वेस्ट है उसमें कुछ अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये सारा जो वेस्ट है वो वाटर बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है बिना ट्रीटमेंट किए, जिससे कि बीमारियों का डर रहता है। बीमारी जैसे कि डिसेंट्री है, टाइफॉइड है, जॉन्डिस है, कॉलेरा, ये कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड होने वाली डिजीजेज हैं। तो जो घरों से निकलने वाला और हॉस्पिटल से निकलने वाला जो वेस्ट है उसके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज। अब लेकिन डोमेस्टिक सीवेज को अगर हम कंपेयर करें वेस्ट वाटर ऑफ इंडस्ट्रीज से, तो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? उसमें पेट्रोलियम हो सकता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में जो चीजें यूज होती है वो हो सकती है, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स मर्करी, कैडमियम, कॉपर, लेड, ये प्लस a variety of organic compounds present हो सकते हैं। ठीक है, हैवी मेटल किसको कहा जाता है? डिफाइंड एज एलिमेंट्स विद डेंसिटी मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जिन मेटल्स की डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होती है उसको हैवी मेटल कहते हैं। सो हॉस्पिटल्स और घरों से निकलने वाला वेस्ट में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं जो ये डिजीजेस कॉज करते हैं, प्लस जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट है उसमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। अ फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन द एक्वेटिक फूड चेन। अब देखिए ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस फूड चेन में एंटर करके बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कर देते हैं, बायो मैग्निफिकेशन हो जाता है इन सब्सटेंसेस का। क्या होता है एक्चुअली बायो मैग्निफिकेशन, ये हम डिटेल में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को हम। बायो मैग्निफिकेशन किसी चीज को मैग्नीफाई करना मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो बायो मैग्निफिकेशन
मतलब जो फूड चेन है, फूड चेन के अंदर हार्मफुल केमिकल्स की क्वांटिटी जब इंक्रीज होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। सबसे पहले इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए एक फूड चेन आपको दिखाई गई है। ये फूड चेन स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स होते हैं जिनको स्मॉल फिश खाती है, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाती है, और लार्ज फिश को फिर लेट्स से ये बर्ड है, जो फिश ईटिंग बर्ड है, लेट्स से वल्चर है या ईगल है, ये बर्ड इसको बड़ी वाली फिश को खा रही है। सो इस वाटर के अंदर, ये जो वाटर है यहाँ पे, इस वाटर के अंदर डीडीटी का यहाँ एग्जांपल लिया गया है। डीडीटी अगर प्रेजेंट है इस वाटर के अंदर, इसकी क्वांटिटी यहाँ वाटर बॉडी में है 0.003 ppb पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चार्ट बोर्ड एग्जाम में आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कहाँ पीपीबी लिखा हुआ है, कहाँ पीपीएम लिखा हुआ है। पीपीबी मतलब पार्ट्स पर बिलियन, इतने पार्ट्स ऑफ डीडीटी पर डीडीटी 0.003 पार्ट्स पर बिलियन। और ये जो वाटर है, अब ऑब्वियस सी बात है, जो जू प्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, जो इस वाटर में रह रहे हैं, तो उनकी बॉडी में डीडीटी एंटर करेगा। अब जू प्लैंक्टन्स में इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, डीडीटी की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 0.04 ppm पार्ट्स पर मिलियन। फिर इन जू प्लैंक्टन्स को जब स्मॉल फिश खाएगी तो उस स्मॉल फिश के अंदर डीडीटी की क्वांटिटी और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कितनी स्मॉल फिश के अंदर कितनी क्वांटिटी है डीडीटी की 0.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन। फिर बहुत सारी स्मॉल फिशेस है, बहुत सारी स्मॉल फिशेस को जब एक लार्ज फिश खाएगी तो उसकी बॉडी में डीडीटी की क्वांटिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो लार्ज फिश के अंदर डीडीटी की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है 2 ppm। फिर लार्ज फिश को जब एक फिश ईटिंग बर्ड ने खाया तो उसकी बॉडी में फिर से जो क्वांटिटी है हार्मफुल सब्सटेंस की डीडीटी की वो और इंक्रीज हो जाएगी। तो फिश ईटिंग बर्ड के अंदर डीडीटी की क्वांटिटी हो गई 25 ppm। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वाटर के अंदर डीडीटी की क्वांटिटी 0.003 ppb, जू प्लैंक्टन्स में 0.04 ppm, 0.5 स्मॉल फिश में 0.5 ppm, लार्ज फिश में 2 ppm और फिश ईटिंग बर्ड में 25 ppm। तो हम देख पा रहे हैं कि इस ग्राफ से, इस फ्लो चार्ट से हम ये देख रहे हैं कि जो क्वांटिटी है हार्मफुल सब्सटेंस की वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज होती चली जा रही है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज बायोमैग्निफिकेशन। इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। Now let's read what is written in NCERT. Biomagnification refers to increase in concentration of toxicant at successive trophic level. इसका मतलब होता है बायोमैग्निफिकेशन जो है वो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन हार्मफुल, किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस का या किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का या टॉक्सिकेंट का जब क्वांटिटी इंक्रीज होती है, कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होता है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में। सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल मतलब एक के बाद एक जो ट्रॉफिक लेवल्स जो होती है उसमें जो क्वांटिटी इंक्रीज होती है हार्मफुल सब्सटेंस की, उसको हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। एंड दिस हैपेंस बिकॉज टॉक्सिक सब्सटेंस, अब ऐसा होता क्यों है, क्यों क्वांटिटी एक्यूमुलेट होती रहती है, क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में या फिश की बॉडी में या बर्ड की बॉडी में ये मेटाबोलाइज नहीं होता, ना ये एक्सक्रीट होता ना मेटाबोलाइज होता। मतलब मेटाबोलाइज मतलब ना तो उसका ब्रेक डाउन होता ना एक्सक्रीट होता, तो ये एज इट इज एक्यूमुलेट होता चला जाता है हायर ट्रॉफिक लेवल्स में। और ये फिनोमिनन देखा गया है डीडीटी के केस में प्लस मर्करी के केस में। In this manner, the concentration of DDT is increased at successive trophic levels. Say, if it starts, अब उसी फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन किया गया 0.003 ppb से अगर स्टार्ट करें तो मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचा है 25 ppm तक। ppm is parts per million, फिश ईटिंग बर्ड्स में 25 ppm है। तो इतना ज्यादा क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है बायोमैग्निफिकेशन से। एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स। अब जब अगर बर्ड की बॉडी में डीडीटी की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी तो बर्ड्स की जो शेल्स है, बर्ड्स के जो एग्स हैं उसकी जो शेल्स है वो पतली हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी, और जिसकी वजह से
जो एग्स हैं, बर्ड्स के जो एग्स हैं वो प्री मैच्योर उनकी ब्रेकिंग हो जाती है, मतलब एग्स जो है वो जल्दी मैच्योर होने से पहले ही टूट जाते हैं, और जिसकी वजह से बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई है। डिक्लाइन मतलब बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हुई है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस पॉइंट को। डीडीटी की क्वांटिटी बर्ड में जो सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट है, इसमें डीडीटी की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, कितनी है 25 ppm। अब ये जो डीडीटी प्रेजेंट है ये इंटरफियर करता है शेल फॉर्मेशन, जो एग शेल का फॉर्मेशन होता है बर्ड से, उससे इंटरफियर करता है, तो शेल जो है वो पतली रह जाती है, जिससे की वजह से जो एग्स हैं वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, और एग्स जल्दी ब्रेक होंगे तो बर्ड की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक इज यूट्रोफिकेशन, विच आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।